तो न्यू टाउनशिप प्लान बहुत जरूरी भी है, इस पर चर्चा करना जो सरकार लेकर आए। चलिए इस पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ गोपाल गुप्ता जी हैं, चेयरमैन क्रेडाई राजस्थान से। बहुत स्वागत है गोपाल जी आपका। अनुराग शर्मा जी भी हमारे साथ है, संरक्षक क्रेडाई से। बहुत स्वागत है अनुराग जी आपका भी। राजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ है, सीनियर मेंबर है क्रेडाई के। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। अजय जैन जी भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए, सीनियर मेंबर क्रेडाई से। विनोद गोयल जी हमारे साथ है, सीनियर मेंबर क्रेडाई से। और साथ ही राम बाबू जी भी हमारे साथ है, सीनियर मेंबर है क्रेडाई से। और साथ ही रियल एस्टेट एक्सपर्ट आसिफ खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और शुरुआत गोपाल जी आपसे करते हैं, क्योंकि ये जो क्षेत्र है इसका अनुभव भी आपको बहुत ज्यादा है, लंबे वक्त से है। राज्य सरकार ने जो ये नई टाउनशिप पॉलिसी लाई है, जो बिल्डिंग बायलॉज लेकर आए हैं, जो ड्राफ्ट जारी किया गया है, इसे लेकर आप क्या सोचते हैं? कितना पॉजिटिव है या फिर इसमें कमियां नजर आती हैं आपको? श्वेता जी, सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा फर्स्ट इंडिया टीवी का कि आपने वो मुद्दा उठाया है जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ये चाहते हैं हर व्यक्ति का अपना मकान हो, और इसको पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री की है, इस विभाग के अधिकारियों की है, और विशेष करके जो डेवलपर्स पे इन्वॉल्व है उनकी जिम्मेदारी भी है। ये वो सेक्टर है जो मैक्सिमम रोजगार देता है कृषि के बाद। मैकिन्सी ग्रुप के अनुसार 1 करोड़ के निवेश पर 7 अकुशल श्रमिक को रोजगार मिलता है, और हमारे क्रेडाई के मेंबर हैं, इनके कोई प्रोजेक्ट 100 करोड़ से कम के नहीं होते हैं। इस प्रकार हमारे प्रत्येक मेंबर 500 से 700 प्रत्यक्ष रूप से एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। मैं बात इसलिए कह रहा हूं, मैं टाउनशिप पे आऊं से पहले बताऊं इसकी भूमिका क्या है, बैकग्राउंड क्या है। इस प्रकार 250-300 इंडस्ट्री ऐसी हैं जो हमसे जुड़ी हुई है। जब हमारा विकास का इंजन चलता है तो सीमेंट, ब्रिक्स, 250 इंडस्ट्री रोजगार पनपते हैं, और हम टोटल प्रोजेक्ट का 40% सरकार को टैक्स देते हैं, लैंड परचेस करते हैं, स्टैंप ड्यूटी पे करते हैं। 90B के बाद में उसके अंदर उठा करके लीज मनी नगरीय विकास कर पे करते हैं, और जब नक्शा पास होता है हमारा तो हम आपका मैप अप्रूवल फीस, बेटरमेंट लेवी, आंतरिक विकास शुल्क, बाहरी विकास शुल्क, और जब डेवलपमेंट होता है फिर हमारे क्रेता भी उठा करके पे करते हैं। इस सेक्टर को पाने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। अब बात करते हैं टाउनशिप की। मुझे बड़ी वेदना होती है, एक सेक्टर है अनऑर्गेनाइज्ड जो काम कर रहा है स्टेट के अंदर, सो कॉल्ड निर्माण सहकारी समिति। उन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक प्लेन पेपर के ऊपर एग्रीमेंट कीजिए, बैक डेट में जेडीए पेश कीजिए, इसकी अप्रूव हो जाएगी। वही मेरे जो टाउनशिप डेवलपर्स हैं उन पर 100 प्रतिबंध हैं, उनकी पालना करनी पड़ती है। हम जो विकास करते हैं उसका 5% हमें प्लॉटिंग देनी पड़ती है स्टेट को फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर EWS LIG के लिए। इतने प्रतिबंध हम पे लगा रखे हैं। मुझे बड़ा वेदना हो रही बात कहते हुए कि स्टेट गवर्नमेंट ने टाउनशिप पॉलिसी बनाई और 7 साल का हम पर जिम्मेदारी सौंप दी देखभाल करने की। सरकार देखिए, सरकार की प्रियोरिटी सड़क बनाती है, 3 साल बाद खुद जाती है। आप हमसे उम्मीद क्यों करते हैं? हमने आपको टैक्स पे किया, बेटर ले पेश किए, तो सरकार का दायित्व उसको पूरा करने का। दूसरा, क्रेडाई के आज तक 98 से लेकर के जितने बायलॉज बने, 2000 की टाउनशिप पॉलिसी बनी, 2009 की अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी बनी, हमको कहने का मौका दिया गया। ये पहली बार है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि मान्यवर जो स्टेक होल्डर हैं उनको आपने नेगलेक्ट कर रखा है। आप हमको अगर मौका देंगे हम आपके सगे बनेंगे, और आपके वी आर नॉट कम्पिटिटिव, हम आपके पूरक हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमें मौका दिया जाए, और ताकि हम मोदी जी सपना पूरा कर सकें। बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने कही गोपाल जी। लेकिन आसिफ रियल एस्टेट एक्सपर्ट हैं, हाँ, बहुत सारे सवाल आपके जहन में भी होंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर जानना चाहती हूँ, क्योंकि जैसा कि अभी चर्चा में सामने भी आया कि जब भी न्यू टाउनशिप पॉलिसी बनती है चर्चा होती है। इस बार क्रेडाई की प्रेजेंस नहीं थी, या फिर जल्दबाजी में से बनाया गया, या फिर अब क्योंकि सुझाव भी मांगे गए हैं तो इसमें आपको लगता है कि बदलाव होना चाहिए? देखिए श्वेता, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर जितने भी जो प्रेस्टिजियस मेंबर जो क्रेडाई के खड़े हैं, ये वो लोग हैं, क्योंकि जब मैंने रियल एस्टेट देखना शुरू किया था, अभी आपने बोला एक्सपर्ट, इन लोगों ने एक्सपर्ट बनाया है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत कुछ सिखाया है।
वहाँ गोपाल सर से लेकर के यहाँ राम बाबू जी तक जितने भी लोग खड़े हैं, ये वो लोग हैं शहर के, ये लोग वो हैं जिन्होंने राजस्थान को रियल एस्टेट बाजार के लिहाज से बहुत कुछ दिया है। और ख़ास तौर पर इनकी खासियत ये है कि इन लोग के जितने भी प्रोजेक्ट हैं, इन लोगों के जितने भी प्रोजेक्ट्स आप देखोगे, आपको उसके अंदर हर तरीके का रियल एस्टेट बाजार देखने को मिलेगा। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, दुबई से लेकर वर्ल्ड लेवल का रियल एस्टेट बाजार लेकर आए हैं। हमारे साथ में अनुराग जी हैं। जब तक वो क्रेडाई के अध्यक्ष रहे, मैंने देखा है, कवर किया है कि किस तरह से नेशनल क्रेडाई के अंदर राजस्थान क्रेडाई की प्रेजेंस थी। और ये वाकई में अभी जो ये मुद्दा उठाया गया है, अनुराग जी ने बोला, गोपाल सर ने बोला कि इस बार क्रेडाई से राय नहीं ली गई, ये अपने आप में बहुत बड़ा कह सकते हैं बड़ी बात है, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि गोपाल जी के द्वारा जितने लॉज बने, उनके जब ड्राफ्टिंग होती थी, उनको बुलाया जाता था, इनसे राय ली जाती थी, इनकी पूरी एक कमेटी थी। यहाँ जितने भी दिग्गज लोग खड़े हैं, श्वेता, मैं आपको बता दूं, ये अपने आप में राजस्थान के रियल एस्टेट को एक नया रूप देने वाले हैं। किस तरीके से जगतपुरा के अंदर काम हुआ, तो ऐसे में एक सवाल मेरा गोपाल सर आपके लिए निकलता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज़ है ये भी कि जो प्रपोज बायलॉज के कुछ प्रावधान एनबीसी के अनुरूप नहीं है, क्या ये ज़रूरी है? आप सही कह रहे हैं। नेशनल बिल्डिंग कोड के अंदर फायर मूवमेंट का प्रावधान है 3.6 मीटर का, जिसे चेंज करके करने जा रहे हैं 6 मीटर। नुकसान क्या होगा? किसी बिल्डिंग का सेटबैक 30 मीटर है, अब उसमें क्या होगा, 3.5 मीटर 10 मीटर सेटबैक है, तो 3.6 के बाद पार्किंग जगह मिलती थी, जैसा अजय जी ने कहा, राम बाबू ने कहा। अब क्या होगा, जब 6 मीटर का ड्राइवे होगा तो जगह को बचेगी 4 मीटर। जब पार्किंग जगह चाहिए हमको 5.6 मीटर, पार्किंग नहीं मिलेगी, समस्या बढ़ जाएगी। पार्किंग कम होगी तो बिल्डिंग की जो निर्माण एफआर वो कम हो जाएगा। नुकसान क्या होगा, चीज़ महंगी बनेगी। जब जितना निर्माण कम होगा उतनी कॉस्ट बढ़ जाएगी हमारी। नुकसान किसका होगा? सामान्य जनता का होगा। जो 7 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, जिनको मकान देने का सपना देख रहे हैं मोदी जी, उनका सपना टूट जाएगा। तो राज्य सरकार का ध्यान आपके माध्यम से मैं इन्वाइट करना चाहता हूँ, आप हमें मौका दें। जैसा अनुराग जी ने कहा कि हम सुझाव देंगे, आपके विकास में उपयोगी होंगे, सार्थक होंगे। आपने प्रश्न पूछा श्वेता जी, बेटरमेंट लेवी के बारे में, मैं स्पष्ट करूं, 2000 तक यहाँ 30 मीटर हाइट मिलती थी हमको जयपुर के अंदर, जबकि अन्य शहरों में सड़क का 1.5 हाइट मिलती थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी को हमने बात कही कि मैडम ये प्रतिबंध हम पे क्यों है। एक कमेटी बनाई गई जिसमें साबरमल जी जाट, प्रताप सिंह जी सिंघवी और आपके तत्कालीन मंत्री अपने राठौड़ साहब और कड़ी की ओर से हम उसे मौजूद थे। हमने एक दोषी जी हैं आर्किटेक्ट, उनको बुलाया गुजरात से, एक दिया प्रेजेंटेशन कि 100 एकड़ में अगर टाउनशिप बनती है तो आपको 60% लैंड चली जाती है, बाकी सड़क में वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा, पार्किंग नहीं मिलेगी आपको, और मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में कुल 30% जमीन पर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो 70% ओपन रहती है। इसको सरकार ने माना, लेकिन हम पे कानून थोप दिया कि आपकी वजह से उस इलाके की जो सीवर लाइन है, इलेक्ट्रिक लाइन है, वाटर लाइन है, उसको हमको बेहतर करना होगा, तो यू हैव टू पे द बेटरमेंट चार्जेस। ये कंसेप्ट वहाँ से स्टार्ट हुआ, 2010 के बैलेंस में तो डाला गया। जैसा कहा अनुराग जी ने, हजारों करोड़ हमसे ले लिए गए हैं, लेकिन उस इलाके में कोई बेटरमेंट नहीं हो रहा है। आप देखते हैं पानी की लाइन हमारे पास नहीं है। मेरे बिल्डर बिल्डिंग बनाते हैं, उनको पानी नहीं मिलता है। क्यों? जब हमने पेमेंट किया है, ये कहते हैं कि आप जाइए पीएचडी में, वहाँ पेमेंट दीजिए। जब हम दे चुके ऑलरेडी, मेरे जो बायर हैं उन पर बोझ पड़ता है। तो हमारा पुनः कहना इस बात का है कि सरकार अपने वादे को याद करे और बेटरमेंट लेवी का विकास में उपयोग करे। बहुत सही बात बोली आपने सर। चलिए, बिल्कुल, और ये उम्मीद सरकार से रखना भी जरूरी है, क्योंकि मिलकर ही तो सबको साथ, सबका विकास, जो बात कही गई है, साथ होगा तो विकास भी होगा, और विकास करने के लिए साथ होना जरूरी भी है। फिर वो हर सेक्टर को साथ में लेकर चलना जरूरी है, और रियल सेक्टर भी उसमें शामिल है, उसे पीछे नहीं छोड़ा जा सकता अगर आप विकास की बात कर रहे हैं तो। अजय जी, अब क्योंकि न्यू टाउनशिप पॉलिसी जो आई है, आपकी उम्मीदें इससे क्या है? क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जोड़ दी गई, ऐसे पॉइंट्स हैं जिससे लेकर बिल्डर्स को लगता है कि हमारे लिए ठीक नहीं, हम कैसे करेंगे, और कुछ बायर्स के लिए अच्छे हैं, कुछ सेलर के लिए बेस्ट होगा, लेकिन आपकी उम्मीद इस पॉलिसी से क्या? श्वेता जी, इस पॉलिसी से अभी भी हमको उम्मीद है कि सरकार हमको बुलाएगी,
हमसे हमारी प्रॉब्लम सुनेगी और उन प्रॉब्लम्स का समाधान करते हुए और इस नई पॉलिसी को जनता के हित में, सरकार के हित में, बिल्डर्स के हित में, सबके हित में ये पॉलिसी आएगी। अभी भी हमको उम्मीद है, सरकार ने अभी सबसे अपने सुझाव मांगे हैं और हम अपने सुझाव सरकार को देंगे और हम ये चाहते भी हैं कि हमारे क्रडई के एक डेलीगेशंस को बुलाया जाए और उनके साथ में बात करी जाए, बात करके उन पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट किया जाए। और हम इस आशा में अभी भी हैं और हमें बुलाएंगे, हम सुझाव देंगे, वैसे भी देंगे, लेकिन हमको बुला के अगर सुझाव पूछेंगे तो हम लोग बहुत अच्छे से सुझाव उनको बता सकते हैं जो सबके लिए फायदा होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने। विनोद जी, लैंड पुलिंग सभी राज्यों में है लेकिन राजस्थान में क्यों नहीं? लैंड पूलिंग के बारे में मेरे ख्याल से अंकल ज़्यादा बता पाएंगे, मैंने इसको भी स्टडी कम किया है। ठीक है, ठीक है गोपाल जी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पुणे के अंदर, वह मगरपट्टा सिटी नाम से एक सिटी बनी है 1000 एकड़ के अंदर। हमारे क्रेडिट नेशनल के चेयरमैन, नाम क्या है जी? सतीश मेगर, उन्होंने डेवलप की है और एक आदर्श कॉलोनी है जिसके अंदर सारी हॉस्पिटल, आपके विकास के जितने भी लोकल रिक्वायरमेंट है, स्कूल, फायर ब्रिगेड स्टेशन, सारी व्यवस्था है। तो हिंदुस्तान में हम चाहते हैं कि ऐसा विकास हो, राजस्थान विकास हो। लेकिन पहले मेरा एक निवेदन है कि जो प्रतिबंध आपने हम पे लगाए हैं वो प्रतिबंध सहकारी समिति आप लगाइए, जैसा कहा अनुराग जी ने, वरना बरकत नगर बन जाएंगे जहाँ कोई नियम नहीं है, जहाँ पर मेरे टाउनशिप डेवलपर्स को 1000 रुपये वर्ग गज के हिसाब से वर्ग फुट विकास को देना पड़ता है, वही सहकारी समिति वालों को तो देते हैं 100 रुपये स्क्वायर फीट। तो प्रश्न निकल के आता, तुलना हो नहीं पाती है, तो भोली जनता उनके पास जाती है, ठगी जाती है और कच्चे मकान बन जाते हैं। फिर सरकार दबाव आता है। मैं आपको ध्यान दिलाऊं, 20 अगस्त 81 नियम बना, गौर कीजिएगा, अनियमित निर्माण नियमितीकरण अधिनियम। क्या अनियमित निर्माण? पहले आप इलीगल काम कीजिए, हम नियमन करेंगे। जेडीए का सारा जो स्टाफ है, सारा पैसा कहाँ जाता है? नियमन के अंदर। कैंप लग रहे हैं, पट्टे बढ़ रहे हैं, किसके? सो कॉल्ड सहकारी समिति के। उनके अंदर पट्टे करते भेट में, उनके लोग इलेक्शन है, न अकाउंटेबिलिटी है। तो सरकार वाकई चाहती विकास हो और जनता ठगी नहीं जाए, तो सहकारी समिति पर प्रतिबंध लगाइए। हम कहते हैं उनको वही नियम लागू कीजिए जो मेरे टाउनशिप डेवलपर से लागू होते हैं। दूसरा, अनुराग जी ने कहा कि छोटे बिल्डर जो कॉलोनी में काम करते हैं, रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है, उनके वाटर हार्वेस्टिंग, पार्किंग कोई सुविधा नहीं है, वो सबसे बड़ा बोझ हमारे समाज के ऊपर है, उन पर बैन लगना चाहिए। ये सब होगा तो विकास अच्छा होगा।